उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो अपनी परंपराओं की, अपने रस्मों रिवाज की। मगर करण, वो जो चाहे कर ले। अब मैं वो कुसुम नहीं रही जो उनकी परंपरा, उनके रस्म रिवाज की भेंट चढ़ जाऊं। मैंने आज के युग में आंख खोली है। इस युग में जहां औरत को मर्द के बराबर जीने का, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार है। करण, अगर उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं आज की औरत बनकर उन कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ करण, अब वो चाहे जितना जोर लगा लें, अब वो हमें कभी जुदा नहीं कर सकते, कभी नहीं। बताओ मेरे काम का क्या हुआ? ठाकुर साहब, आपके काम के बीच में कोई काली मांजर, सॉरी वो आप क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ काली बिल्ली आ रही। मतलब की बात करो। नहीं देखो ठाकुर साहब, मैंने 1 नंबर का शूटर भेजा था, लेकिन क्या हो गया, उसका भी निशाना खाली गया, और वो भी पहली बार हुआ ऐसा। क्या मतलब? इसका मतलब यह है ठाकुर साहब कि आपका यह काम मेरे लिए गले का फंदा बन गया है। काम तो आज नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी नहीं बता सकता कि काम कब और कैसे होगा। जब कहीं तुम ये जानबूझ कर तो नहीं? ए ठाकुर, मैं धंधे की कसम खा के कहता हूं, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, धंधे की कसम। काम तो तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम चाहते हो तो पैसा वापस ले लो। नहीं, रुपया मैं वापस नहीं लूंगा, समझे? ठीक है, मैं बाद में मिलता हूं आपसे। ठीक है। विक्रांत, तुम घर में? डैड, घर तो आया हूं मगर वापस नहीं। मैं आपको सिर्फ यह बताने आया हूं कि आपने जो दीदी पर जानलेवा हमला करवाया था वो नाकाम हो गया। ये क्या बक रहा है विक्रांत तू? किस हमले की बात कर रहा है तू? डैडी, कुछ भी तो छुपा नहीं रह गया। आपकी असलियत सामने आ गई है। मां बाप अपनी औलाद की भलाई के लिए अपनी सारी जायदाद, यहां तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। मगर आप कैसे बाप हैं? कैसी अना है आपकी कि आप अपने ही बेटे की जिंदगी से खेल सकते हैं, उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं? कैसी परंपरा है आपकी कि ये जानते हुए कि विनोद ठाकुर ने किस तरह सताया है मेरी बहन को, और आप ये भी जानते हैं कि किस तरह का इंसान है वो, अपनी बीवी के होते हुए कितनी औरतों से संबंध है उसका, उसी की वजह से मेरी बहन ने अपना बच्चा खोया, उसी की वजह से, विनोद साहब की वजह से उसने एक अपाहिज की जिंदगी गुजारी, और उसने उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की। और आज जब वो उस जानवर से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आपकी गैरत जोश में आ गई, आपकी मुर्दा परंपरा फिर से जिंदा हो गई। कसूर विनोद ठाकुर का है और आप सजा दे रहे हैं अपनी बेटी को, अपने ही खून को। उसे अदालत की सीढ़ियां पार करने से पहले ही उसको खत्म कर देना चाहते थे आप। दुनिया का कोई भी आदमी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि पालने वाले हाथ कभी अपने औलाद का गला भी खोल सकते हैं। विक्रांत, तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। नहीं, मैंने अपनी बात कही नहीं अभी। मैं जो भी हूं, मेरा जो भी रिश्ता है आपके साथ, मगर इतना याद रखना डैडी कि कुसुम दीदी अकेली नहीं है। अभी उसका भाई, उसका विक्रांत जिंदा है। ये देखिए उसे, उसने मेरी कलाई पर राखी बांधी है। ये बंधन
एक बहन की रक्षा का प्रतीक है। डैडी, मां ने भी अपनी बहन की रक्षा की सौगंध खाई है। आपकी अना, आपकी दकियानुसी परंपरा और आपके सड़े गले रस्म रिवाज अगर आपको अपनी बेटी का खून करने पर आमादा करते हैं तो याद रखिए, मुझे भी राखी का बंधन अपने बहन के हथियारों का खून करने से नहीं रोकेगा। दुख मुझे इस बात का रहेगा डैडी कि एक बेटा होकर मैंने खुद अपनी मां का सुहाग उजाड़ा है। उई 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 मेरा पाला बच्चा, मेरा बच्चा। आज हमारा जावेद बहुत बड़े अच्छा मजे में लग रहा है। बहुत मजे में, बहुत मजे में। भूख लगी है इसको लगता है। अब्बास बेटे, जी अम्मी। तुम्हारा अमेरिका जाने का प्रोग्राम बनाया नहीं? अभी कहाँ अम्मी, अभी तो हरीश भाई भी यहाँ आए हुए हैं और साथ में उनकी बहन भी है। अम्मी वो डायमंड ज्वेलर है और हिंदुस्तान में अपना कारोबार शुरू करना चाहती है। हाँ, वो प्रगति बेटी को पार्टनर बनाना चाहती थी। हम लोगों ने इनकार कर दिया। शायद वो इससे थोड़ी नाराज है। इससे हरीश भाई से रिश्ते में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हरीश भाई अलग चीज हैं और उनकी बहन उनसे एकदम अलग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? अरे अब्बास भाई, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं हूँ करीम राजा, उस दिन मुलाकात हुई थी हमारी। सॉरी सॉरी। आइए आइए। अरे अब्बास साहब, आप भी कमाल करते हैं भाई। आपके घर में पहले पहले मेहमान की आमद हुई और आप है कि आपने हमें बताया भी नहीं। भाई हमें तो जैसे ही पता चला ना, हम तो फौरन चले अपने भतीजे का मुंह देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अंकल, आंटी आप मुझे इस तरह हैरानी से मत देखिए। एक्चुअली मैं और सनोबर कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। आपको मालूम है अंकल, कॉलेज में सब लोग सनोबर को बाजी बाजी कहकर बुलाते थे। एक्चुअली हुआ ये अंकल कि मैं कुछ साल पहले शहर से बाहर चला गया था। अच्छा। अब वापस आया हूँ तो दोस्तों ने बताया कि इनकी शादी हो चुकी है, इसीलिए मैं शादी में आ भी नहीं पाया था। जी। और शादी के आप तो माशाल्लाह गोद में नन्हा मुन्ना बच्चा भी है। तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ? और कौन बताएगा? अपनी फरजाना, निम्मी और रिहाना ने बताया। भाई अब्बास साहब, मैं तो बहुत बेकरार हूँ अपने भतीजे को हाथ में लेने के लिए, उसका चांद सा मुखड़ा देखने के लिए। अरे बस बेटे, लाओ ना, लो मुन्नू को। मेरा पाला मुन्नू, पाला मुन्नू। ये देखिए, बहुत प्यारा है, सो रहा है। अंकल, इसकी नाक, इसकी आंखें तो बिल्कुल सनोबर जैसी है। क्या नाम है इसका? जावेद। जावेद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अंकल आपको पता है, मेरे जितने भी दोस्त हैं और जिनका नाम जावेद है ना, वो लोग बहुत मशहूर हुए हैं। देखना, बड़ा होकर हमारा जावेद भी अपना नाम दुनिया में बहुत रोशन करेगा। आमीन आमीन। और बच्चे के दूध पीने का टाइम हो गया है। अरे अब्बास साहब, ये मैं कुछ गिफ्ट लाया था बच्चे के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे कमाल करते हैं आप भाई, हम पहली बार अपने भतीजे को देखने आए और आप चाहते हैं कि हम खाली हाथ आते? ये कैसे मुमकिन है? बेटा आओ ना, बैठो ना। बेटा एक्चुअली अंकल, आंटी माफ कीजिए, लेकिन आप? ये हमारी सबा है, डॉक्टर जफर की बीवी। ओह हाँ हाँ, आपकी अभी अभी शादी हुई है ना? जी हाँ। अरे सबा बेटे, कुछ चाय नाश्ता कुछ तो। नहीं अंकल प्लीज, चाय वाय अभी कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी है जाने की। अच्छा। फिर अगली बार आऊंगा तो चाय क्या आंटी, पूरा खाना खा के जाऊंगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। अंकल मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आप सब लोगों को भी मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लानी पड़ेगी। बेशक, जरूर। हाँ जरूर आएंगे भाई। ओके, फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। खुदा। ओके अब्बास साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
भाई लड़का बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प नहीं, बोर है, चिटकू है एक नंबर का। नहीं बेटे, बोर और चिटकू नहीं है, वो मिलनसार है। अगर मिलनसार नहीं होता तो न रिश्तेदार होते हुए भी रिश्ता कैसे निभाता? अरे आजकल तो सगे रिश्तेदार भी रिश्ता निभाने में कतराते हैं। इस मतलब पर इस दुनिया में अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? बताओ, कहाँ मिलते हैं? सही कहा, बिल्कुल सही। चलो भाई, मैं तो खाने की तैयारी हाँ भाई, भूख लगी, जल्दी बनाओ। भाई खाना खाना तो है। फरीदा। अरे स्नोबर, तुम? फरीदा, प्रगति कहाँ है? क्या बात है, कुछ परेशान से नजर आ रही हो। हाँ, परेशान तो हूँ। कोई संजीदा बात? नहीं, संजीदा नहीं है, मगर दिमाग को उलझन में डालने वाली बात जरूर है। अच्छा, अब्बास मियाँ अमेरिका जा रहे हैं, कहीं इस बात से परेशान तो नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रगति क्या ऑफिस आई नहीं है अभी तक? प्रगति और इतनी देर तक ऑफिस ना आए, ये तो हो नहीं सकता। वो कॉन्फ्रेंस रूम में है ईसा भाई के साथ। ठीक है, मैं वहीं मिल लेती हूँ। थैंक यू। बेटी, ये हरीश भाई के प्रपोजल के मुताबिक हम में से किसी एक को बेंगलोर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस काम के लिए अहमद भाई से बेहतर आदमी कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा आइडिया। सनोबर, तुम? सलाम अबू। आओ बैठो ना। आओ, क्या बात है? प्रगति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सनोबर, बात क्या है? प्रगति, वो आज घर तक आ गया। कौन? वो जो उस दिन रास्ते में मिला था शॉपिंग सेंटर के बाहर, करीम राजा। करीम राजा? ये करीम राजा कौन है बेटी? अबू कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ। मेरी कोई खास जान पहचान नहीं है उसके साथ, लेकिन बस बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो तुम्हारे घर क्यों आया था? अबू बच्चे को खिलौने देने के बहाने चला आया, और घर आते ही सबसे रिश्तेदारी भी बना ली उसने। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना बेटी? वो तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है? ईसा भाई अगर तंग कर रहा होता तो रास्ते पर करता, घर पर आकर नहीं करता। कॉलेज का पुराना साथी है, बस उसे चिटकने की आदत है। ओह। देखो सनोबर, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने उसे मना क्यों नहीं किया घर पर आने के लिए? मैं कैसे मना करती? उसने घर आते ही सबसे जान पहचान बना ली। मुझे तो कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। पता है, बच्चे को ऐसे खिला रहा था जैसे उसी का बच्चा हो। सनोबर, आओ बैठो। देखो, मुझे नहीं लगता कि इसमें परेशानी की कोई बात है, सचमुच। मुझे उस आदमी की शक्ल ही पसंद नहीं है। मैंने अबू से कहा था उसके बारे में, लेकिन अबू ने कहा कि वो तो बहुत मिलनसार है, बहुत तहजीब वाला है। वो मिलनसार कैसे हो सकता है? देखो, अगली बार जब वो घर पर आएगा ना, मुझे बुला दो, मैं उससे मिलूंगी। प्रगति, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो फिर मेरे घर नहीं आना चाहिए। बेटी, वो तुम्हें कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है ना? अबू, मुझे उसकी सूरत ही पसंद नहीं है। फायदे और नुकसान के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई, ये बात हमारी समझ से बाहर है कि अगर तो वो तुम्हारे साथ दुश्मनी करना चाहता है तो उसका तो मुंह तोड़ जवाब है हमारे पास, लेकिन अगर कोई दोस्ती करना चाहे तो उसका क्या जवाब दें बेटी? अबू, जिसकी शक्ल से नफरत है मुझे, उसके साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं आप? सनोबर, देखो सनोबर, तुम घबराओ मत। ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं पता लगाऊंगी उस आदमी को क्या चाहिए और उसके इरादे क्या हैं, और बहुत ही जल्द मैं तुम्हें उससे छुटकारा भी दिलवा दूंगी। ओके? सॉरी कुसुम बेटे, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। चलो चलते हैं, कोर्ट चलते हैं। आ बेटा। अरे प्रगति बेटे, तुम? नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे। अच्छा बेटे, आओ अंदर आ जाओ। नहीं, कोर्ट के लिए आपको देर हो रही होगी।
हाँ वो तो है। मैं तो बस कुसुम से कुछ कहने आई थी। अच्छा, कुसुम, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। इसलिए नहीं कि तुम अपने पति से तलाक ले रही हो, बल्कि इसलिए कि आज एक औरत ने, उस औरत ने जिसकी जिंदगी घर की चार दीवारी थी, जिसकी सोच माँ बाप और पति की आज्ञा थी, आज उसी औरत ने अपनी इच्छा के अनुसार उन पुरानी परंपराओं को तोड़कर घर की चार दीवारी के बाहर कदम रखा है। हाँ प्रगति, कदम तो मैंने बाहर रखा है, मगर अदालत जाते हुए बहुत डर लग रहा है मुझे। क्यों? अदालत के इंसाफ पर तुम्हें विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है, अदालत के इंसाफ पर तो मुझे पूरा विश्वास है, मगर डरती हूं तो समाज के उन ठेकेदारों से जिन्होंने रस्मों रिवाज और परंपरा के नाम पर एक अपनी ही अदालत बना रखी है, जहां कोई वकील नहीं होता, कोई बहस नहीं होती, कोई गवाह नहीं पेश किए जाते, कोई सबूत नहीं होता, कोई कानून की किताब नहीं होती। इंसाफ और कानून तो उन लोगों की मुट्ठी में होता है, उनकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज हुक्म होता है। कुसुम, जिस अदालत में तुम जाने वाली हो ना, वो तब तक चलती है जब तक फरियादी उसकी दीवारों को तोड़कर बाहर नहीं आ जाता। पंछी तब तक कैद रहता है जब तक वो पिंजरे में है। जैसे ही वो पिंजरे के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है ना, फिर उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कुसुम, तुम भी अपने पिंजरे के दरवाजे को तोड़कर आई हो। आज तुम जिस अदालत में जाने वाली हो, वहां तुम्हारी मदद के लिए अंकल जैसे मजलूमों के दोस्त हैं। कुसुम, मैं भी अदालत में गई थी, एक पर कटे पंछी की तरह, इंसाफ मांगने के लिए, फरियाद करने के लिए। लेकिन मेरी चीखें उस अदालत की चार दीवारें में गूंजती रह गई। मेरी चीखों को सुनने वाले सिर्फ अंकल थे, इसलिए मुझे इंसाफ मिला और मैं बेआबरू होने से बच गई। कुसुम, अगर इस दुनिया में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाले दुर्योधन हैं, तो उनकी लाज रखने वाले श्री कृष्ण भी हैं। ऑल द बेस्ट। नमस्ते नम्रता जी। वकील साहब आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कहिए, क्या कहता है आपका ये मुकदमा? नम्रता जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कुसुम के केस में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? कोतवाल साहब, मेरी इस केस में दिलचस्पी यूं है कि जो भी बात, जो भी केस प्रगति के दिल को दुखा सकता है, उसके जज्बातों को ठेस पहुंचा सकता है, उसमें मैं शौक की हद से आगे बढ़कर दिलचस्पी लूंगी। वकील साहब, आपको ये केस जीतना ही है। देखिए, इस केस में हार जीत वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक तलाक का मुकदमा है। बस यही तो बात है। प्रगति ने मुझे बहुत जलील किया है। अगर आप अदालत में कुसुम को भी उतना ही जलील कर दें, तो मैं ये समझूंगी कि किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया है। देखिए नम्रता जी, मैं एक बात आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, तलाक के मामले में अदालत की हमदर्दियां हमेशा औरत के साथ रहती हैं। रहती होंगी, मगर मैं इस मुकदमे में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ इतना है कि जब मुकदमा खत्म हो, तब तक कुसुम इतनी जलील हो चुकी हो, इतनी बदनाम हो चुकी हो कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। तभी प्रगति के मुंह पर एक तमाचा पड़ेगा। हाँ, अगर विनोद ठाकुर हार गया तो प्रगति को बहुत खुशी होगी, और मुझे भी इस बात का दुख रहेगा कि आप जैसा काबिल वकील भी मेरा दामन खुशियों से नहीं भर सका। वकील साहब, जितना कीचड़ उन्होंने मेरे मुंह पर मला है,
मैं चाहती हूं कि उतना ही कीचड़, उतनी ही कालिख अब कुसुम के मुंह पर मली जाए। ठीक है नम्रता जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हार और जीत का एक वकील के करियर पर बड़ा असर पड़ता है। आप ठीक कहते हैं। मैं आपकी कामयाबी की दुआ करूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू नम्रता जी, मैं चलता हूं। ओके।